चलिए, तो फाइनेंशियल फार्मूला हम पढ़ाते हैं आपको आज। ओके, तो फाइनेंशियल फार्मूलाज के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियम का कि हमारे पास अगर प्रिंसिपल 50,000, मैंने मान लो किसी से आपने 50,000 का लोन लिया। भाई 50,000 लोन लेने वाली अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिया। रेट आपको मान लो कि 15% का मिला है ईयरली। टाइम आपके पास है मान लीजिए 5 ईयर। आपको EMI निकालना है कि पर मंथली EMI कितनी होगी मेरी। अगर 50,000 रुपये अगर हम लेते हैं, 15% ईयरली इंटरेस्ट रेट है, 5 साल का है, तो मैं 50,000 रुपये कब तक लौटा पाऊंगा EMI के थ्रू। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला आता है PMT का फॉर्मूला। PMT में अब यहाँ नीचे फॉलो कीजिए। रेट आपका इंटरेस्ट रेट ये है, लेकिन इंटरेस्ट रेट ईयरली है, इसलिए आपको डिवाइड करोगे 12 से। ठीक है, NPR नंबर ऑफ पेमेंट पर इंटरवल, टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, नंबर ऑफ पेमेंट पर इंटरवल 1, टोटल कितने होगा। ठीक है, क्योंकि 5 अगर मैंने यहाँ पे अगर डिवाइड किया या इसको मंथली किया है, तो मुझे टाइम को मंथली करना पड़ेगा, मंथ में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है PV। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है, रैकरिंग अकाउंट तो नहीं है ना। आप पहले 50,000 लेके फिर पैसे वापस कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे 50,000 को सिलेक्ट कर लेंगे। और PMT का जो फॉर्मूला हमेशा, जो भी फाइनेंशियल फार्मूला है, वो हमेशा आपको माइनस में रिजल्ट देता है। बात मैं कल भी बताया था आपको। तो इसके लिए आप अगर प्लस में करना चाहते हो तो AVS का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये सही रिजल्ट दे रहा है, इसको प्रूफ करना है। हो सकती है एक्चुअली कैलकुलेशन क्या है क्या नहीं, हमें क्या पता। किसी ने आपसे एक क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि इसको प्रूफ करो कि सही है गलत है, तो प्रूफ कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं कि यहाँ तो इसको कैसे करें, सत्यापित कैसे करें, प्रूफ कैसे करें। तो आइए प्रूफ करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि मेरे पास 50,000 रुपीज है। ठीक है, 50,000 रुपीज का अगर हम एक महीने का इंटरेस्ट निकाले, तो इंटरेस्ट रेट क्या है, 15 है ना। हाँ, 15% डिवाइड बाई 12, और एक महीने में, महीने के एंड तक क्या इंटरेस्ट बन जाएगा 625। मतलब कि महीने के एंड तक क्या हो जाएगा आपके पास, मूलधन क्या हो जाएगा। और दिया कितने इतना है, 11,18551, 11,89,8950। ओके, कपिल जी बैकग्राउंड से शोर आ रहा है आपके। तो नेक्स्ट मंथ हमारा कितना बच जाएगा अमाउंट। तो नेक्स्ट मंथ में जो चलेगा इस पे चलेगा। ऐसे कितने महीने हमारे पास, 5 महीने, 5 साल है, तो 60 महीने हो जाएंगे। अब इसको 60 महीने तक हम ड्रैग कर देंगे। साठवें महीने हमारे पास क्या आ रहा है, नहीं माइनस क्या होगा, 12-25, नहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। पंद्रह, नहीं उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस कर दिया, और हमने यहाँ पे माइनस किया किसको, इसको। ओ गलत किया हमने, थोड़ा सा गलत किया कि हमें माइनस, इसमें जो माइनस करना था इससे थोड़ी करना था, नेक्स्ट मूलधन तो यहाँ है ना हमारा। अब सही होगा, आ गया लास्ट में। तो 61वें महीने हमारे पास क्या पैसा बच जा रहा है, माइनस जा रहा है। तो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, कुछ पैसे कुछ रुपीज़। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे 50 नहीं है,
यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में देख रहे हैं ना आप? क्या रोज देखो, जब हमारे पास फॉर्मूले नहीं थे, एक्सेल नहीं थे ना, ये देखो हमने 50,000 रुपया हमारा स्टार्टिंग में मुझे मिल गया, इन 12% इंटरेस्ट मंथली से हमारा 625 रुपया पहले महीने इंटरेस्ट बना। पहले महीने के एंड में क्या हुआ, कितना पैसा बन गया, 50,625। 1189 उसने दे दिया मुझे। तो अगले महीने क्या होगा कि इसमें से माइनस कर देंगे, भाई पैसा इतना मिल चुका है, तो अगले महीने फिर इंटरेस्ट इस पर चलेगा, फिर पैसा देगा, फिर माइनस होगा। ऐसे करते 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 जब तक अमाउंट जीरो नहीं होता है तब तक चलता रहेगा। तो 60वें महीने में अमाउंट मेरा जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरा ये फॉर्मूला सही है। तो अगर किसी को प्रूफ करना हो तो इसे प्रूफ कर सकते हो। जब फॉर्मूले नहीं हुआ थे, जब पीएमटी पीवी फॉर्मूले नहीं थे, लोग ऐसी कैलकुलेशन करते थे हर महीने का। ठीक है, ये कैलकुलेशन आज का नहीं, बहुत पुराना है, क्योंकि ब्याज से पैसे देना आज का रिवाज नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि मैं इसमें कुछ चेंज कर रहा हूँ। हो गया? कौन कौन? अच्छा, हम्म, हम्म, ठीक है, मैं इसे कॉल कर लेता हूँ। ठीक, बात करते हैं। हाँ सर, बैठा हूँ यहीं पे हूँ। अब हाँ, मैडम आई है। अब बात यहाँ पे हो रही है कि हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल है 5,000। अब यहाँ पे क्या है कि हम पैसा पहले लोन ले चुके। अब बात होती है रैकरिंग अकाउंट की, कि मुझे 5 सालों बाद 7% बैंक मुझे रैकरिंग अकाउंट पे दे रही है, तो मुझे 50,000 चाहिए। तो मैं कितना रुपया महीना जमा करूँ जब आफ्टर 5 ईयर 7% इंटरेस्ट रेट से मुझे 50,000 मिल जाए। कंसेप्ट वही है, लेकिन उल्टा इसमें क्या है कि हम लोन ले चुके हैं, इसमें क्या है हम सेविंग कर रहे हैं। समझ गए? तो इसमें भी हम पीएमटी का ही फॉर्मूला लगाएंगे। और वैसे दोनों के लिए एक कैसे हो सकता है, तो मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। सेम कंसेप्ट होगा, डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12। यहाँ पे पीवी आपका जीरो है, क्योंकि प्रेजेंट में आपके पास कुछ नहीं है। अब 50,000 आपको मिलने वाले हैं फ्यूचर में, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ बी, फ्यूचर वैल्यू। तो 698.39 रुपीज़ अगर मंथली जमा करते हो तो 7% के इंटरेस्ट रेट से 50,000 रुपये 5 साल में मिलेंगे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कहाँ जीरो? ये पीवी जीरो हो गया ना, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू जीरो है ना। मतलब कि यार इसमें ऊपर आपने देखा यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू था, मतलब 50,000 मुझे मिल चुके थे, लेकिन ये 50,000 तो मुझे फ्यूचर में 5 साल बाद मिलने वाले हैं ना, तो पीवी जीरो हो जाएगा ना। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो आपने अमाउंट EMI निकाला दोनों पे से। अब बोलता है कि मुझे महीने महीने पैसा नहीं जमा करना है, मैं इकट्ठा एफडी करना चाहता हूँ, कि मैं 50,000 रुपीज़ में एफडी कर देता हूँ। बैंक मुझे 9% का इंटरेस्ट रेट दे रही है, ठीक है, और मैं 5 साल के लिए जमा करना चाहता हूँ। तो आफ्टर 5 ईयर मुझे 50,000 का कितना मिलेगा। तो आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना हो तो आपका हो जाएगा एफ डी, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, फिर इसको मैं ये करता हूँ, रेट हमारा रेट डिवाइड बाई 12 टाइम मल्टीप्लाई बाई 12। पीएमटी हमारा जीरो है, पीवी हमारा ये है, मैं प्रेजेंट वैल्यू 50,000 ये बैंक को दे रहे हो ना आप। ठीक है, कोई डाउट इसमें? मुझे नहीं पता,
बहुतों ने पूछा मुझसे कि पीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है, और मैं बोला कि मैंने ये जवाब दिया कि मुझे इसके बारे में फ़िलहाल तो नॉलेज नहीं है, देखता हूँ। चल आई ढूंढते हैं, मतलब कि बहुतों का सवाल का जवाब मिल जाएगा। पीएमटी स्टैंड फॉर, क्या है नहीं, यहाँ देखता मैं देख रहा हूँ। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता इसके बारे में। जरूरी थोड़ी कि जो फॉर्मूला बना है कोई अपने नाम पे तो फॉर्मूला बना देता है। ये ना तो मीनिंग है तो पेमेंट्स नंबर ऑफ पीरियड नहीं, कुछ हो यार, रहने दो। क्या करना है, यू जानो ना, स्टैंड करके क्या जानना है फुल फॉर्म। ठीक है, तो पीवी समझ में आया। अब इसमें बात होती है कि मैं 50,000 रुपये इकट्ठा जमा कर दिया, बोलते नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मुझे 1500-1500 रुपये महीने हर महीने जमा करना है। बोलो संदीप जी, नोट कर लो, आइडिया है आपकी क्लास की 990736 077। कल हाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 20 मिनट हो चुके क्लास को। और कल का आते तुम? ठीक है, ओके। हेलो, यस मॉर्निंग राहुल बात कर रहे हैं। सर, मुझे 1 घंटे में फ़ोन करोगे, मैं कहीं बैठा हूँ। ओके, तो 1500 रुपये हम मंथली जमा कर रहे हैं, 1500 रुपीज़ हम मंथली जमा कर रहे हैं, और सेम इंटरेस्ट रेट है हमारा, मान लो। तो क्या आएगा, अभी हमने ऊपर क्या किया था, हमने रेकरिंग की ईएमआई निकाली थी, बट यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे रेकरिंग की अमाउंट नहीं, हम यहाँ पे रेकरिंग की ईएमआई है, तो मुझे अमाउंट पता करना है। हमने ईएमआई पता की थी, अब मुझे बस ईएमआई है। मतलब मैंने किसी को आपने समझाया कि 50,000 रुपये जमा करो 9% से, तो 5 साल में आपको 78,000 मिल जाएंगे। तो उसने जवाब दिया, यार मैं 1500 महीना जमा करूँगा तो मुझे कितना मिलेंगे। तो उस केस में हम यूज करेंगे सेम फॉर्मूला, एफ का यूज करेंगे, फ्यूचर वैल्यू का ही, क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू तो निकालना है हम। एफ में मेरा रेट हो जाएगा डिवाइड बाई 12, नंबर ऑफ पेमेंट हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 12, पीएमटी हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1500। सही तो है, 1,13,136 रुपये। मंथली जमा करोगे 9% के इंटरेस्ट रेट से 5 सालों में 1,13,136 रुपये मिलेंगे। शक है क्या इस पर, डाउट आ रहा है तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, 1500 रुपया मिला, 9% का ईयरली है, डिवाइड बाय 12 मंथली निकल गया। पहले मंथ में क्या इंटरेस्ट बना, तो मंथ के एंड तक कितना हो गया, अगले महीने दैट प्लस 1500,
ठीक है। तो अगले महीने का जो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ऐसे ही आपका कितना 5 साल है तो 60 महीने तक चलेगा। आपको स्क्रीन सही दिख रही है ना, कटा हुआ है तो बोलना चाहिए था पहले। कौन सा गैजेट? विंडो 8 में ही तो है। अब सही हो गया। अच्छा गैजेट, मैंने डाला है, मैंने डाउनलोड की थी। हाँ इंस्टॉल की थी। ले लीजिए, सेटअप पड़ा है मेरे पास, सेटअप मेरे पास पड़ा है, ले सकते हैं आप। लेकिन एक गैजेट जो होता है ये स्क्रीन क्या बोलते हैं, एक गैजेट जो होता है आपका, इसमें कुछ अपने ही भी डाल सकते हैं क्या पिक्चर वगैरह? और ये सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखता है कि पूरी एप्लीकेशन खुली हुई तब तक भी दिखता है? इसमें क्लॉक डाल देता हूँ मैं। हाँ तो काम कोई खास काम का नहीं है मेरे लिए। एक चीज है गूगल डेस्कटॉप, वो आपको एप्लीकेशन खुला होने की बावजूद भी देता है। यहाँ पे वो हम लोग यूज करते हैं जब जैसे कुछ एक बग फाइल हमारी होती है जो हमें यूएस भेजनी होती है, तो उस टाइम हम हर टाइम नोट करते जाते हैं, फिर स्क्रीन लेते जाते हैं, तो वहाँ गूगल डेस्कटॉप होते हैं। ठीक, बाद में देखते हैं इस बारे में। सही है। 1 लाख, ये 60वें महीने पे चाहिए ना मुझे, 1,13,136.20 प्रूफ कर दिया मैंने, इसको छोड़ो। तो ऐसे प्रूफ भी कर सकते हो आप, समझ में आ गया आपको? तो पीवी हमें समझ में आ गया। अब बात यह है कि मैं अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ, अभी ज़रूरत नहीं है फिर भी प्लान कर रहा हूँ कि मुझे रिटायरमेंट के समय मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। हालांकि 5 लाख से कुछ होने वाला तो नहीं है, फिर भी 5 लाख चाहिए। ठीक है। बैंक बोल रही है कि सर ज़्यादा ज़्यादा आपको मैं 10% का इंटरेस्ट रेट दे सकता हूँ और मैं रिटायरमेंट 15 साल बाद चाहिए। तो मैं अभी कितना इन्वेस्ट करूँ वन टाइम? ठीक है, ताकि मुझे 15 लाख रुपए आ जाए 10% के इंटरेस्ट रेट से। और ये हमें ईएमआई में नहीं है, ईएमआई में होता तो हम ये लगा देते पीएमटी, बट ईएमआई में नहीं है मेरा, मुझे ईएमआई नहीं चाहिए, मुझे वन टाइम चाहिए फिक्स डिपॉजिट एफडी, जैसे जो कि मैंने यहाँ पे निकाला था 50,000 रुपये। तो उस केस में हम लगाएंगे पीवी, मतलब पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में आपका हो जाएगा रेट डिवाइड बाई 12, एनपीआर मल्टीप्लाई बाई 12, पीएमटी 0 है और एफडी आपके पास 50, ये है आपका 5 लाख। तो मैं 1,12,260 रुपये का अभी मैं एफडी कर देता हूँ 10% से, 15 साल में मुझे 5 लाख मिल जाएगा। टू लॉन्ग ना, इससे ज़्यादा मैं गूगल, इससे ज़्यादा यूट्यूब दे देगा, इससे ज़्यादा यूट्यूब दे देगा 15 साल में यूट्यूब। हाँ पिछले महीने किए थे $19, 19, इस महीने 27 हो गए। तो आपको पे करना पड़ता है कि वो पे करता है मुझे, मतलब उसमें एड्स लेने के लिए? मेरे वीडियो पे यूट्यूब ऐड क्यों ना लेगा? क्योंकि वो ज़्यादा मतलब लोग अगर यूज़ कर रहे हैं। यूट्यूब, अगर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ कोई तुम देखते हो तो उससे यूट्यूब का फ़ायदा क्या होता है? जो उसमें एड्स हैं उनसे मेरा भी ऐड आता है गूगल पे, पता है आपको? पेड ऐड आता है। अगर आप गूगल के अंदर में कोई भी एक्सेल वगैरह सर्च करते हो तो मेरा आता है, पेड ऐड आता है। मैं भी गूगल का पेड करता हूँ ऐड के लिए।
दिस इज द पेड ऐड। यहाँ पे दिख रहा है ना, मैं कर्सर भी लेके जाता हूँ ना तो उसका पैसा लग जाता है, ये गूगल चार्ज कर देता है। जरूरी नहीं कि क्लिक करने भी चार्ज होता है, इम्प्रेशन में भी चार्ज होता है। हाँ, क्योंकि अब तो एजेक्स का है ना, वो तो उन्होंने ये कर रखा है कि जैसे ही आप वहाँ मतलब पहुँचते हैं ना कर्सर, तो उसका इवेंट फायर हो जाता है। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको पीवी। अब आगे बढ़ते इसमें कि मान लीजिए कि आपने मतलब कि आपको बैंक ने 50,000 रुपया दिया है, 50,000 आपने दिया है और 5 सालों में दिया है। आपने जमा क्या किया था? आपने जमा किया था 30,000 रुपये। आपको ये नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट क्या दिया। 30,000 5 सालों में 50,000 बन के आया, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा? तो उसके लिए आप लगाओगे फॉर्मूला रेट का। रेट नंबर ऑफ पेमेंट मल्टीप्लाई बाई 12, पीएमटी 0 है, पीवी आपका 30,000 था और एफबी आपका 50,000 था। बट यहाँ पे गलत देगा क्योंकि दोनों एक माइनस में 50,000 वाला जो है आपको माइनस में देना पड़ेगा। 1% दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई बाई 12 कर दो, आ गया 10%। क्योंकि ये मंथली निकाला ना, ठीक है, मंथली होता है यहाँ पे, तो दिक्कत होता नहीं देता ना, क्योंकि कैलकुलेशन मंथली होती है ना इस तरह की। कौन सा? क्योंकि जब भी कोई रिटर्न आता है माइनस में ही आता है, तो आपको जब भी तरह का फॉर्मूला चाहिए तो एक माइनस में देना पड़ेगा। पीवी चाहे एफबी आपको एक माइनस में ही देना पड़ेगा, चाहे पीवी को दे दो चाहे एफबी को दे दो। हाँ ठीक है। अब आपको टाइम चाहिए कि सेम में आपको टाइम निकालना है कि आपको मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 10 साल है, 5 साल नहीं है आपके पास, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है, आपके पास पीवी है एफबी है, आपको टाइम नहीं है, तो टाइम निकालने के लिए होता है एनपी या रेट डिवाइड बाई 12 कर दिया मैंने। पीएमटी 0 है, पीवी हमारा 50,000 है, नहीं पीवी 30,000 है और एफबी हमारा 50,000 है। 60 आया, अब इसको 12 से डिवाइड कर दो, आ गया 500। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब बारी आती है कि मैं जैसे ऊपर बताया था कि मैंने लोन लिया था, हमने 50,000 रुपीज़ लोन लिया था 15 साल में, 15% से 5 सालों के लिए। तो 5 सालों में 60 होते हैं EMI, मैंने 24 EMI पे कर दिए और उसके बाद बोलते भैया फुल एंड फाइनल करो, मुझे पेमेंट नहीं देना है आपको आगे। तो वो बोलेगा कि आपका जो है हमने 11,000 के हिसाब से जो है 28,000 पे कर दिया है, आपका 22,000 बचता है। सही है? नहीं, क्योंकि जो EMI दे रहा है 1189 रुपया, जिसको हमने प्रूफ यहाँ पे किया था, 625 रुपया इसका इंटरेस्ट है ना, उसका 625 रुपये इंटरेस्ट जा रहा है और क्या बचा 554 रुपये तो असल गया उसका, यानी कि प्रिंसिपल। तो उसने जो 24 EMI में उसने प्रिंसिपल से जो पैसे दिया है वो क्या कितना दिया है? उसने दिया है आपका 15,686, मतलब कि 35,000 रुपये तो उससे लेना ही है, 34,000 रुपये समथिंग। समझे? समझ में आया? अब पता चला क्रेडिट कार्ड का बिल भरता कैसे है? समझ गया? पता नहीं, तुम्हारा दोस्त है, तुम फोन करो। ओके, तो ये समझ में आया आपको? तो इसके लिए हमने इसका यूज किया। अब बारी आती है कि भाई इकट्ठा कैसे करें। तो देखो इकट्ठा करने का तो नहीं है, लेकिन आप जैसे आप पता चलता है कि पहली EMI पे कितना इंटरेस्ट रेट या कितना प्रिंसिपल गया है, ये पता कर सकते हो किस फार्मूले की मदद से? आप पता कर सकते हो IPMT आपको निकालेगा कि इस EMI जो 1189 रुपया है उसमें इंटरेस्ट कितना है, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कितना है।
लगाने का तरीका रेट, रेट को मैं डिवाइड कर दिया 12 से पर, मतलब कौन सा EMI है, पहली EMI है। NPR क्या है, बाकी सारा सेम है। और PV क्या है आपके पास, ये इसमें बताया 625 रुपया, यहाँ भी 625 रुपया इंटरेस्ट आया। एक होता है PPMT, ये इंटरेस्ट निकालता है। PPMT क्या करता है, प्रिंसिपल निकालता है। PPMT रेट डिवाइड बाई 12 और इसको हम मल्टीप्लाई ऐसे पर कितना पहला ही है, यहाँ पे हमारा आता है NPR, नंबर ऑफ पेमेंट, और PPA दोनों मिला के फिर बना आपका 1189। हाँ, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट का कर देगा, फिर थर्ड का दिखाएगा, फिर फोर्थ का दिखाएगा। धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट रेट कमेगा और आपका प्रिंसिपल बढ़ते चला जाएगा। बट प्रॉब्लम है कि मुझे तो 24 का इकट्ठा चाहिए ना, 24 का इकट्ठा चाहिए, या अभी 24 नहीं, फिलहाल हम कहते हैं 5 का इकट्ठा चाहिए। अब यहाँ से शुरू होती है आपको एरे फार्मूला का कंसेप्ट। अब यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है मेरे पास जो कुछ 24 तक का EMI का प्रिंसिपल दिखा दे। हमें इस तरह से एक एक करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देन उसका टोटल रखना पड़ेगा। समझ में आया? जो मैं एरे फार्मूला इतने दिन से बोल रहा था आपको, मैं एरे फार्मूला कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला लगाने का कंसेप्ट है। अब मैं PMT फार्मूले को कुछ ऐसे लिखूंगा, IPMT फार्मूले जैसे PPMT फार्मूले को ऐसे लिखूंगा जो कि मुझे एक ही सेल के अंदर 24 सेल का रिजल्ट दे देगा। ठीक है ना? कैलकुलेशन सेम प्रोसेस से करेगा, लेकिन वो बैकएंड के अंदर में करेगा। तो चलिए करते हैं। हमें सम निकालना है, तो एरे फार्मूला मैथमेटिकल फॉर्मूले पे चलता है, या फिर ऐसे फार्मूला जिसकी इनपुट जिसका आउटपुट आपका नंबर है, जिसकी इसका मैच का। कोई कहे कि VLOOKUP पे एरे लगा दे, तो VLOOKUP पे एरे पॉसिबल नहीं है। कल मैं चीज़ तुम्हें बताया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम करना है किसका, PPMT रेट डिवाइड बाई 12। अब यहाँ पे पेयर, आपको हर बार सारा फॉर्मूला तो आपका सेम था, हर बार चेंज क्या करना था, पर ही तो चेंज करना था। तो इस पर को आप क्या करो, कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 एंड 5, तो जितना कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा उतने टाइम क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा लूप की तरह। ठीक है? बाकी जो आप नॉर्मल जो टाइप कर रहे हो वही दे दो आप। ये रिजल्ट अभी सही नहीं दे रहा है। रिजल्ट सही कब देगा, जब कंट्रोल सिर्फ एंटर प्रेस करोगे आप। चलो ठीक है। अब एक वर्क कैसे किया ये चीज को समझो। इसको फॉर्मूला हम एवलेट करते हैं, तब पता चलेगा काम कैसे कर रहा है आपको। डिवाइड किया, इसको भी ले लिया, रिटर्न। ठीक है। अब क्या करेगा PPMT, क्या करेगा, रिजल्ट 1 नहीं देगा, रिजल्ट 5 देगा। अब पता चला कि हम सम में क्यों लगाते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला में क्यों लगाते हैं, क्योंकि लूप के तरह से 5 रिजल्ट अलग अलग दे दी। बट स्प्रेडशीट रूल क्या कहता है कि एक सेल में किसी एक ही सेल का वैल्यू आएगा। कॉमा का मतलब क्या हो गया, कॉलम्स। सेमी कॉलम का मतलब होता है रो। तो एक सेल में तो एक ही कॉलम का वैल्यू दिखाएगा, दो का तो नहीं दिखाएगा। इसलिए सम क्या करेगा, उसको सम निकाल के यहाँ पे आपको शो करेगा। हाँ, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर बात तो सही है, लेकिन मैं यहाँ पे 24 कर रहा हूँ, तो 24 का कैसे आएगा, मतलब मुझे 1 से 24 तक यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 24 तक लिख दूंगा, अगर मान लो 200 हुआ तो दिक्कत होगा। तो उस केस में हम यहाँ पे यूज करते हैं रो का फॉर्मूला। अब घबराना मत, ठीक है। बोलो सर रो तो आपने बताया रो नंबर दिखाता है, यहाँ तो आप कुछ और बता रहे हो। F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो जब एरे के अंदर में रो चलता है तो क्या करता है पता है आपको, वो सीरियल नंबर में टूट जाता है, जो कि मैनुअल हमने टाइप किया था। अब PMT को ऐसा मिल गया, तो PMT क्या करेगा, 24 रिजल्ट आउट करेगा, फिर सम इसको सम कर देगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द एरे।
एरे पे अगली जो नेक्स्ट सैटरडे की क्लास है एरे पे है, संडे की क्लास आपकी डायनामिक चार्ट पे है। आप लोगों को एरे एक ही दिन पढ़ाऊंगा, ऐसे एरे 2 दिन का चैप्टर है लेकिन एक ही दिन पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक ही दिन में आप लोग कवर नहीं कर पाओगे, अब जॉब नहीं कर पाओगे। एक ही दिन काफ़ी है आपके लिए। एरे को मैं पढ़ाना चाहूँ तो पूरा महीना पढ़ा सकता हूँ, इसके लिए एरे वो तो बता रहा हूँ ना, एरे आपको ऐसे समझ नहीं आएगा एरे का, क्योंकि मैंने बताया कि एरे कोई फॉर्मूला नहीं है, एरे फॉर्मूला लगाने का तरीका है, एरे लगाने का तरीका है, ठीक है। तो एरे को मैं एक दिन में कराता हूँ, उसके बाद फिर उस पर आप जब धीरे धीरे काम करोगे ना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि एरे पे चाहो तो हज़ारों एग्जाम्पल बन सकते हैं, एरे पे चाहो तो 5 भी काफ़ी है, क्योंकि एरे कोई है नहीं, लिस्ट फॉर्मूला है ही नहीं कि भाई ये बताना ये बताना ये बताना, ये तो कंसेप्ट है, एक तरीका है, और हर किसी के पास अपने अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, कंसेप्ट काफ़ी है आपके लिए, ऐसा समझ में नहीं। कॉलम अगर डालते हो तो फिर कॉलम जैसे 124 आपने डाला ना, तो 124 नहीं आएगा, आपने एक आपने डाल दिया, एक रो डाल दिया, तो एक रो में कितने कॉलम होते हैं 255, तो 255 रिटर्न करेगा वो, इसलिए यहाँ पे रो कॉलम नहीं डाल सकते, रो डालते हैं। हाँ, जहाँ पे स्प्लिट करने की बात आती है कि आप एक सेल की वैल्यू है उसको आप किसी परसेंट किसी स्पेस से या किसी से आप अलग अलग सेल में करना, अलग अलग कॉलम में करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप कॉलम यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो 1 से 24 मैंने दिया, तो 1 से 24 का सीरियल नंबर दे दिया ना, कौन से भी कॉलम के साथ। आगे आपको नेक्स्ट सैटरडे को अच्छे से समझ में आ जाएगा, पहले इसको यहीं पे हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाया कि आपको इस फॉर्मूले से आपको ये पता चला कि हम एरे फार्मूला क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अगली चैप्टर आपकी एरे फार्मूले की है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप एरे क्यों यूज करोगे। तो आपके सामने कि मैंने सिंपल सा एक प्रॉब्लम रखा कि एरे यूज नहीं करते, तो मुझे यहाँ पे इस फॉर्मूले को 24 सेल में नीचे कॉपी पेस्ट करना पड़ता और फिर उसका टोटल निकालना पड़ता, और डायनेमिक नहीं होता, हो सकता है कोई 5 हो जाएगा, हो सकता है कोई 30 हो गया, कोई 35 हो गया, कोई 40 हो गया, तो उसके लिए मुझे एक एरिया एक सीट पूरा का पूरा देना पड़ता, ठीक है। कोई डाउट इसमें नहीं ना, नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम डेटा मेनू बार की तरफ। हमने फॉर्मूला मेनू बार में हम देख ले थोड़ा सा क्या क्या बचा हुआ है आपका। फॉर्मूला मेनू बार में क्या है, नेम मैनेजर, डिफाइन नेम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसको आप समझोगे कहाँ पे, डायनेमिक चार्ट में। लेकिन फिलहाल मैं समझाता हूँ होता क्या है। होता क्या है कि अब इस एरिया को कंप्यूटर किस नाम से जान रहा है, A1 से लेके G17, कौन सा, सीट 7। अगर मैं डिफाइन नेम में जाता हूँ, इसका नाम मैंने D डाल दिया, अब कंप्यूटर इसको D के नाम से जानता है। अगर मुझे कहीं पे इसको किसी फॉर्मूले में यूज करना हो तो मैं D यूज कर सकता हूँ, ठीक है। D डालते पूरा रेंज में कवर हो जाता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपको मान लो कि एक इनपुट दिए हुए हैं, अब हर जगह बहुत सारे जगहों पे उसका यूज करना होता है, फिर ड्रैग करना होता है, तो उसमें फ्रीजिंग का चक्कर होता है, तो उस केस में आप नेम डिफाइन कर दो तो फ्रीज करने का झंझट नहीं होगा। ऑफसेट में हम इसका ऑफसेट के कंसेप्ट में इसका यूज करते हैं, हम डेटा वैल्यूएशन में इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। चार्ट में इसका यूज करते हैं, और वीवी में तो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। डिफाइन नेम मैनेजर के जरिए आप देख सकते हो कितने नेम डिफाइन है, ठीक है। और कोई चेंज करना है, कोई बढ़ाना घटाना है तो बढ़ा कर चल गया यहाँ पे। हाँ, नेम मैनेजर से आपको चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाता हूँ। आप जानते हो कि वी लुकअप क्या, मतलब हम सिर्फ लुकअप में सिर्फ टेक्स्ट लुकअप कर सकते हैं, पिक्चर्स लुकअप तो नहीं कर सकते। आज मैं आपको पिक्चर्स लुकअप करना सिखाता हूँ। क्या हो, इसको रहे हो? चलो पिक्चर कौन सा उठाऊँ, चलो यहाँ से उठाता हूँ, गूगल से उठाता हूँ सर।
जो रिजल्ट है वही रिजल्ट शो करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे हाइट और विड्थ देते हैं तो एड्रेस शो करेगा, उस सेल का एड्रेस शो करेगा। तो उस सेल का एड्रेस शो किया जो कि हमारे नेम ने पकड़ लिया। तो एम कंसेप्ट ये बना सही है, एक कंसेप्ट गलत नहीं है, बट प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि नेमिंग कंसेप्ट इसको फॉलो नहीं कर पा रही है, चाहे ए फॉलो नहीं कर रही है। ये चेंज तो यहाँ हो रहा है एड्रेस, लेकिन नेम के अंदर भी चेंज हो रहा है, लेकिन ए नहीं उठा पा रहा है। तो हो सकता है कि ये सपोर्ट ना करता हो या फिर अभी कुछ प्रॉब्लम हो। तो आपको दोनों कंसेप्ट पता है। अगर इससे ए सिंपल है, इसमें इनडायरेक्ट नेट लगाने की झंझट नहीं है, बस मैच लगाना है हमें। ये मैच दिख रहा है ना आपको, मेन ये है, ये लुकअप कर रहा है कि 3 नंबर इस सीट में है कहाँ पे। तो नेम से इसका यूज करते हैं, ठीक है। और इसके आगे और जब आपको डायनामिक चार्ट पढ़ोगे तो इसके आगे और अच्छी चीज़ें ऑफिसर के बारे में जानोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, नहीं पिक्चर नहीं, यहाँ पे एन आ गया ना, एरर आ गया इसलिए चेंज नहीं हुआ। आपको यहाँ पे कंसेप्ट देना पड़ेगा कि एरर आया तो एक ब्लैंक पेज नॉट फाउंड दिखाए। इसका यूज हमने बेसिकली इस कंसेप्ट को वीवी के जरिए में और अच्छे तरीके से करते थे, लेकिन हमने एक फॉर्म बनाया था, एक स्कूल का हमने डेटाबेस तैयार किया था। तो स्कूल का चाहता ना कि बच्चे का जो ग्रेड कार्ड दिखे या फिर कुछ भी उसका रोल नंबर डालो तो उसका पिक्चर भी दिखे साथ में। तो हमने इससे इसको फॉलो किए थे। हमने क्या किया, इस तरीके से हर सीट में उसके नंबर रोल नंबर डालता गया और इसमें डालता गया, फिर उसको मैं यहाँ से कॉल कर लिया, ठीक है। अब नेम मैनेजमेंट डिफाइन नेम समझ में आ गया। उसके बाद आपके पास यहाँ आता है फॉर्मूला ट्रेसिंग। तो आप जो ट्रेस फॉर्मूला, आपको पता करना है कि ये फॉर्मूला किससे डिपेंडेंट है, ठीक है। इससे कोई डिपेंडेंट है कि नहीं है, तो नहीं, इससे कोई डिपेंडेंट नहीं है। मुझे चला कि अब इसको डिलीट करना है, मुझे पता करना है कि इससे कौन कौन डिपेंडेंट है। तो ये आपको बताएगा कि इससे कौन कौन डिपेंडेंट है, ठीक है। रिमूव एरर, सारे एरर रिमूव कर सकती है। ये फॉर्मूला अलर्टिंग मोड होता है, सिर्फ फॉर्मूले दिखाएगा सबका, वापस हटाओगे तो हट जाएगा। ये होता है आपका एरर चेकिंग, जहाँ जहाँ एरर होंगे वहाँ बताएगा जहाँ जहाँ एरर आ रहा है, ठीक है। और ये तो पता ही है आपको। वॉच विंडो क्या होता है कि कभी भी हम कुछ ढूंढते हैं तो उसको हम वॉच विंडो में रख लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम उस पर वापस जाने के लिए हम उसको क्लिक करके जा सकते हैं। जब मैं किसी और सीट पे हूँ और मुझे वापस वहाँ जाना है तो वॉच विंडो पे जाऊँगा, डबल क्लिक करूँगा तो वहाँ से पहुँच जाऊँगा। तो जब आप लोग क्यूसी वगैरह करते हो, ऑडिट वगैरह करते हो, तो आप लोग क्या करते हो, कुछ गलतियाँ मिलती है तो आप लोग हाईलाइट कर देते हो। फिर हाईलाइट को ढूंढने में मुश्किल होती है, तो हाईलाइट करने के साथ साथ उसको वॉच विंडो में डालो ताकि यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा। फिर उससे आप उस पर जाकर उस चीज़ को सही कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कैलकुलेशन ऑप्शन। हाँ हाँ, रैंड तो बताया था कल मैंने। कैलकुलेशन ऑप्शन, ये चीज़ समझो। अब यहाँ पे कहाँ गया, ये पे। अब मैं यहाँ पे अगर 50 चेंज करता हूँ तो पूरा चेंज हो रहा है। कभी कभी आप लोग डाटा एंट्री करते थे तो ऐसे चेंज करते हो तो नीचे कैलकुलेशन टाइम आता है, अथवा देर हैंग होता है, कुछ सेकेंड्स हैंग होता है। हर एंट्री पे हैंग होता है आपका, अगर बड़ी फाइल पे काम करो तो। जैसे आपको एंट्री करनी है या पाइवट लगाना है, फिल्टर यूज करते हो तो हर बार कैलकुलेशन दिखाता है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन में मैनुअल कर दो। फिर अगर कुछ भी चेंज करते हो तो फॉर्मूला आपका अपडेट नहीं होगा। फॉर्मूला कब अपडेट होगा, जब इस पर कैलकुलेट पे क्लिक करोगे। जब फिल्टर वगैरह यूज कर रहे हो तो इसको यूज कर सकते हो। क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गई? यहाँ नीचे दिखाता है, यहाँ पे जैसे मैं 40,000 कर देता हूँ, फिर कैलकुलेट करो, हो गया। वापस इसको ऑटोमेटिक कर दो। हाँ, फिर ऑटोमेटेड करेगा। ऑटोमेटिक मतलब क्या होता है कि कोई भी चेंजिंग करते हो या डबल क्लिक भी करते हो एक्सेल के अंदर में, तो आपका बैकएंड में फॉर्मूला ऑटोमेटिक हर एक पूरे फाइल की हर फॉर्मूला कैलकुलेट करेगा। हाँ हाँ हाँ, तो टाइम कम कंज्यूम होता है, तो डेटा कम लगती है, इसका यूज कर सकते हो, ठीक है।
और बाद में जो सॉल्यूशन नाम का आ रहा है, ये आप लोगों के सिस्टम में नहीं आ रहा होगा, ये एड-इन्स है, मैंने ऐड किए। रैंकिंग करता है, रैंकिंग दिखाता है, कल की वीडियो देख लेना पता चल जाएगा। रैंक के अलावा भी कुछ और उसमें लार्ज स्मॉल भी है, तो तीनों इकट्ठा समझोगे तो समझ में आएगा। लार्ज स्मॉल क्या करता है? तो मैं टॉप 5 ही नहीं, टॉप जो भी नंबर दोगे आप, आपको मैंने टॉप 2 नंबर देखने हैं, तो 2 डालोगे तो लार्ज 2 दिखा देगा, जो पहला लार्ज छोड़ देगा दूसरा। मैक्स इफ की तरफ समझ रहा हूँ ना, कि मैक्स में क्या सबसे मैक्सिमम वैल्यू देती है, लेकिन लार्ज क्या करता है, सॉरी लार्ज क्या करता है कि मैक्सिमम में पहला छोड़ देगा दूसरा दिखाएगा। अगर आप 3 करते हो पहला दूसरा छोड़ के तीसरा दिखाएगा। मतलब कि आप रैंक देते हो कि भाई मैं तीसरे रैंक के नंबर चाहिए, तो नंबर देता है आपको। रैंक क्या, आप तुम्हारा रैंक फॉर्मूला क्या करता है कि मेरा नंबर है और नंबर रैंक निकालना है, तीसरा नंबर निकालना है। कि अगर मैंने पता किया कि मेरे पास इस डेटा में पहले नंबर पे 40,000 है, ठीक है, दूसरे नंबर पे मान लो तुम्हारा ये है 29,310, 39,310 है ना, तो मैं बोलता हूँ भैया 29,522 का क्या पोजीशन है, दैट कॉल रैंक। ये आपका रैंक वर्क करता है। रैंक नंबर डालो, रेफरेंस डालो यहाँ पे, ऑर्डर कि बढ़ते हुए चाहिए या घटते हुए चाहिए, 0 पर घटते हुए। ये क्या हो गया, ये है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरा पॉइंट वगैरह दिया हुआ। 29,522 आ गया, 15वां रैंक है इसका। तो मैं कहाँ पे था, मैं यहाँ पे था ए सॉल्यूशंस पे। सॉल्यूशन में से कंडीशनल सम है कि आप सम इफ्स की तरह यूज करते हैं। 2003 का फीचर्स थे, अब 2007 में इसका कोई खास यूज नहीं होता है, लेकिन ये फीचर्स आपको डिफ़ॉल्ट आते भी नहीं है। इसके लिए आप जब एक्सेल ऑप्शन पे जाओगे ना, तब जाके वहाँ पे आपको मिलेगा। एक्सेल ऑप्शन में यहाँ पे एड-इन्स गो, और फिर यहाँ पे क्लिक करो तब आएगा। जैसे कंडीशनल सम भी जा रहा है ना, ऐसे आपका ईरो करेंसी टूल्स, लुकअप विजार्ड, सोल्वर, ये सारे एड-इन्स के थ्रू आते हैं। ये मैंने इंस्टॉल है। कुछ तो इसमें कुछ आएंगे जो पहले है, कुछ है मैंने बना के देखा है, ठीक है। तो उसके लिए इसका यूज होता है। ईरो फॉर्मूला कन्वर्ट करता है, लुकअप करता है, और लेकिन इसका यूज नहीं है। 2003 में कम थे, इसलिए उन्होंने बना कर डाला था। वापस आता है डेटा मेनू में। अब बारी आती है हमें जी एक्सटर्नल डेटा सोर्स। आप पाइवट टेबल में आपने देखा कि आपने जैसे पाइवट जैसे कि अदर फाइल से डेटा को आपने एज अ पाइवट किया, MS एक्सेस से डेटा एज अ पाइवट लेके आया, लेकिन आपको पूरा का पूरा डेटा लेके आना तो कैसे लाओगे? वो यूज करता है MS एक्सेस में, यहाँ से एक्सटर्नल डेटा सोर्स। MS एक्सेस चूज करो जिसका डेटाबेस लाना है आपको, ओपन। अब इसमें बहुत सारे टेबल क्यूरी वगैरह है, तो मैंने बोला कि टेबल चाहिए क्यूरी चाहिए, मैं टेबल चाहिए, ओके। अब डेटा क्या चाहिए, एज ए टेबल में चाहिए, जो डेटाबेस जैसा डेटा है उसे पूरा का पूरा डेटा चाहिए, या जो पाइवट टेबल चाहिए, या पाइवट टेबल चार्ट चाहिए। मैंने बोला यहाँ पे पाइवट टेबल, टेबल लॉट पाइवट टेबल तो पढ़ चुके हैं। ये क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटाबेस आपको ला के यहाँ दे दिया, ठीक है। और वहाँ पे इसे एक्सेस में चेंज करोगे, यहाँ रिफ्रेश करोगे, यहाँ भी ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा। तो आप कैसे ला सकते हो, एक्सेस से डेटा कैसे लाओगे, फ्रॉम एक्सेस, डेटाबेस सेलेक्ट करो, टेबल सेलेक्ट करो, क्यूरी सेलेक्ट करो और डेटा लेके आ जाओ। आता है, ठीक है। नहीं, ये लिंक जब होता है वन वे होता है ना, सिर्फ डेटा देता है, लेता नहीं है। अगर एक्सेस में इसे इंपोर्ट करोगे तब इसको चेंज करोगे तो वहाँ चेंज हो जाएगा। फ्रॉम वेब क्या होता है, कभी क्या होता है वेबसाइट के कुछ फाइल को कॉपी पेस्ट करना मुश्किल होता है। वेबसाइट्स में कुछ टेबल्स डले हुए थे, सो डेटा कॉपी पेस्ट करते हो बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता है आपको। तो आप चाहते हो कि मेरा लिंक बन जाए, जैसे कि मेरी वेबसाइट है जो आपको मैं वीडियो देता हूँ, आपको बार वीडियो लॉगिन करके देखना पड़ता है,
कभी नेट चल रहा है, कभी नेट नहीं चल रहा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कनेक्टिविटी तैयार कर सकते हो। तो फ्रॉम वेब पे जाएंगे हम, यहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट का जिसको डालना चाहते हो www.advonline.in/s.php, ऐसा कुछ भी डाल, जो भी वेबसाइट का लिंक है वो आप डाल दो, या फिर एज ए इंटरनेट एक्सप्लोरर इसको यूज भी कर सकते हो आप। डालना पड़ेगा, आ गया ना, सॉरी आ गया। अब इसको कर दो इंपोर्ट। लेकिन इसके इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आ गया। वेबसाइट पे जैसे डेटा अपडेट होगा, रिफ्रेश कीजिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा आपका। तो कोई वेबसाइट से डेटा कॉपी पेस्ट करने के बजाय इसका यूज कर सकते हो आप। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये तो रहेगा, तब तो रहेगा, रिफ्रेश करने में डेटा नहीं आएगा, नया डेटा नहीं आएगा। पुराना जो डल चुका है तो डल चुका है, कॉपी पेस्ट हो चुका है। ठीक है। फिर आता है फ्रॉम टेक्स्ट। कोई अगर टेक्स्ट की फाइल है, टीएक्सटी की फाइल है, उसको भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो सेम ऐसे ही। एसक्यूएल सर्वर, फॉर्म एसक्यूएल सर्वर से ला सकते हो डेटाबेस। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसके लिए एसक्यूएल सर्वर होना चाहिए सिस्टम में। आ गया, एसक्यूएल पे डेटा पड़ा है। अब यहाँ पे आता है, वापस चलते हैं डेस्कटॉप पे, सॉरी डेटा पे। ये समझ में आ गया। अब सॉर्टिंग तो मैंने बता चुका हूँ, फिल्टर बता चुका, एडवांस फिल्टर नहीं बताया मैंने आपको, बताया मैंने। चलो एडवांस फिल्टर पढ़ते हैं। एडवांस फिल्टर के लिए एक डेटा लेते हैं हम कोई। ये डेटा लिया हमने एडवांस फिल्टर के लिए। ठीक है, क्या हुआ, हेडिंग हट गया? अच्छा, वाइट हो गया। अब मुझे इसमें करना क्या है, फिल्टर लगाना है। तो एक क्या कस्टम एडवांस फिल्टर क्या करता है, इसी देखो। मान लो कि मुझे रिजॉल्व में चाहिए यस वाला, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है कि अप सेल में ना होना चाहिए ग्रेटर देन 200। ठीक है, और रीजन हमारा चाहिए बेस्ट। समझ में? और मुझे रीजन में मुझे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में इसमें कुछ नहीं चाहिए, इसमें चाहिए लैपटॉप। इसमें कई सारे कंडीशन से डेटा, आपने डेटाबेस फॉर्मूला यूज किया था ना कल, सेम उसी तरीके से। तो इसके लिए क्या करना, पहले तो ये दो कंडीशन आ गई, और तीसरी कंडीशन में बोलता हूँ कि मुझे एक और डेटा चाहिए जो कि रीजन में ईस्ट होने चाहिए। इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस होती है ना, तो आप इसके लिए फिल्टर को 3 बार फिल्टर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। पहले फिल्टर में आप ए उठाओगे, दूसरी फिल्टर में ए उठाओगे, तीसरी फिल्टर में ए उठाओगे, 3 बार उठाना पड़ेगा डेटा। तो उस केस में हम यूज करते हैं एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर इसमें आता है आपको क्राइटेरिया रेंज। मैंने क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लिया एंड ओके हो गया फिल्टर। अगर डेटा को कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप एडवांस फिल्टर पे आओ, कॉपी टू अदर लोकेशन। लेकिन कॉपी पेस्ट सेम सीट पे ही होता है, अलग सीट पे नहीं होता है। इसमें देख लो, लैपटॉप वाले पूरे आए, मॉनिटर आपका ये मॉनिटर है, लेकिन इसका कंडीशन क्या है कि यहाँ पे यस है और ईस्ट है, सॉरी ईस्ट वाला है।
और बेस्ट देखो यहाँ पे, बेस्ट में क्या है, लैपटॉप है। और बेस्ट देखो यहाँ पे, बेस्ट में मॉनिटर आया, बेस्ट में आया ना, बेस्ट में मॉनिटर, तो इसमें यस है और इसका सेल ग्रेटर देन 200 है। तो एडवांस फिल्टर इसके लिए यूज करते हैं। एडवांस फिल्टर में एक चीज़ और होता है, डुप्लीकेट, यहाँ यूनिक रिकॉर्ड ओनली। तो जो रिकॉर्ड पूरा का पूरा डुप्लीकेट है तो उसको हटाया करेगा। मतलब कि कभी कभी क्या होता है ना कि आपको कॉपी करता हूँ, कैसे करता हूँ, इसमें से मुझे सिर्फ चाहिए यूनिक वैल्यू, तो इसके लिए आप यहाँ पे एडवांस फिल्टर में जाके यूनिक रिकॉर्ड कर लो, तो सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड ही रहेगा। लेकिन रिमूव डुप्लीकेट से आपका डेटा हट जाएगा ना, ये डेटा कॉपी पे जस्ट वहाँ से आई होगा, मतलब फिल्टर हो जाएगा आपका। आया समझ में? अब बढ़ते हैं टेक्स्ट टू कॉलन की तरफ। टेक्स्ट टू कॉलन क्या करता है, इस चीज़ को समझते हैं। टेक्स्ट टू कॉलन के अंदर में हमारे पास होता है कि सिंपल सी बात है कि आप चेंज करते हो, इसका यूज़ तो करते हो ना आप लोग, इसमें कोई नई चीज़ सीखने के लिए नहीं है, जो आप यूज़ करते हो वही है टेक्स्ट टू कॉलन, कि आपको एक एक करके आपका हटा सकते हो, कि आप स्पेस के हिसाब से अलग अलग कर सकते हो। लेकिन इसका एक डेट में यूज करते, पता है आपको, डेट में जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है ना आपको कि 12 स्लैश छोड़ो गोली, अभी तो स्लैश लगाओगे तो 12वां महीना ये, अगर आप स्लैश करोगे तो पता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दिसंबर। टेक्स्ट कॉलम में इसको कन्वर्ट कर देंगे हम डेट में। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें होता है DMOI, डेट में भी करेगा, डेट भी करता है। जैसे ये देखो ना, आपका इस तरह से डेट, आपका ये भी डेट लिखा हुआ है ना, ये पार्टिकुलर डेट है ना। अब मैं टेक्स्ट टू कॉलन करता हूँ, नेक्स्ट किया मैंने, इसमें अब मैं करता हूँ DMOI। ये पूरा क्यों नहीं किया? हाँ पूरा नहीं होगा ना, क्योंकि 13 कोई महीना थोड़ी होता है, ठीक है। कुछ डाउट इसमें? रिमूव डुप्लीकेट तो पता ही है आप लोगों को कि इसको डुप्लीकेट रिमूव कर देता है। अब आता है डेटा वैल्यूएशन। चलिए डेटा वैल्यूएशन के पार्ट को पढ़ते हैं। डेटा वैल्यूएशन क्या होता है कि आप लोग जनरली आप एंट्री करते हो, आप चाहते हैं कि इसमें कोई एक पार्टिकुलर नंबर एंट्री में डेटा इनपुट लेते समय कोई कंडीशन देना चाहते हैं कि इसी कंडीशन के बिहाफ पे डेटा इनपुट हो वरना इनपुट ना हो, उस केस में इसका यूज करते हैं। तो डेटा वैल्यूएशन में सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका होल नंबर। मैंने सिलेक्ट किया कि भाई इस डेट के अंदर में एक तो डेसिमल ना, सॉरी सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, सिलेक्शन कंडीशन होने के तो यूज होता है इसको। हमने बोला होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या हुआ कि विदाउट डेसिमल्स। यहाँ पे कंडीशंस हैं, तो मैंने कंडीशन दिया कि 500 से मैक्सिमम एंड 5000 से मिनिमम। अब इसके अंदर में मैं कोई टेक्स्ट तो लिख ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद कोई 500 से नीचे का अमाउंट नहीं लिख सकता, 500 से ऊपर की अमाउंट लिख सकता हूँ, लेकिन 500 से ऊपर अमाउंट में मैं डेसिमल से नहीं लिख सकता, ठीक है, टाइप नहीं करने देगा फिर वो। उसी तरीके से अगर आप चाहते हो यहाँ पे डेटा वैल्यूएशन में डेसिमल भी आए तो डेसिमल सेलेक्ट कर लो। लिस्ट की बारी आती है तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरा सिटी है और मेरी कंपनी जो है 4 सिटी में वर्क करती है, तो मैं चाहता हूँ कि इन चारों में से कोई एक ही है, पूरा ना है, तो उस समय हम लिस्ट यूज करेंगे और लिस्ट में यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली, पुणे, जयपुर, जो भी लिखना लिख दो एंड ओके कर दो।
इनके अलावा आप टाइप भी नहीं कर सकते कुछ और। उसी तरीके से यहाँ पे और भी है लिस्ट में, डेट है, टाइम है, टेक्स्ट लेंथ, तो मोबाइल नंबर जो इस्तेमाल चाहते हो आप कि 5 डिजिट 10 डिजिट से ज़्यादा ना हो तो नॉट इक्वल टू 10 डिजिट कर दो टेक्स्ट लेंथ में, कि लेन जो है 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब एक चीज़ और करते हैं, आप कमेंट यूज करते हो। कमेंट क्या करता है कि इस पर कमेंट डाल देता है, लेकिन कमेंट दिखता कब है? जब कर्सर लेके जाते हो। तो मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने मोबाइल नंबर का लगाया और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे कोई टाइप करे कर्सर लेके जाए तो यहाँ पे मैसेज आए, क्योंकि कमेंट सिर्फ माउस से जाता है, कर्सर से नहीं जाता है। तो उस केस में हम डेटा वैल्यूएशन में इनपुट मैसेज यूज करते हैं। यहाँ कुछ डालना चाहते हो यहाँ डाल दो, तो कर्सर जाते ही दिख जाएगा आपको। ठीक है? अब प्रॉब्लम होती है कि अगर मैं इस पे टेक्स्ट लेंथ में मैंने बोल दिया इक्वल टू 10, अगर मैं इसमें कोई गलत चीज़ लिखता हूँ तो एंटर मारते क्या होता है? एरर आता है। अब ये एरर समझ में आ रहा है कि है क्या आखिर? कोई बोले एक्सेल खराब हो गया यार, हटाओ इसको। ये एरर का जो मैसेज आ रहा है, इसे समझ में आ रहा है कि आखिर एरर क्यों आ रहा है? मुश्किल है ना? तो आप खुद के भी एरर मैसेज दे सकते हो डेटा वैल्यूएशन के अंदर में। एरर अलर्ट यहाँ पे लिख दीजिए रॉन्ग मोबाइल नंबर, ये टाइटल होगा आपका, चेक एंड री एंटर, कुछ भी लिख सकते हैं मैसेज एंड ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ भी हम गलत सलत टाइप करेंगे तो आपका खुद का मैसेज आएगा। समझ में आ रहा है? अब इसमें एक चीज़ और होता है कि इसमें प्रायोरिटी स्टॉप, मतलब कि किसी भी कंडीशन में एंट्री नहीं लेगा। वार्निंग आपको वार्न करेगा, आप कंफर्मेशन दे दोगे, यस करते ले लेगा। ठीक है? और आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशंस जस्ट इन्फॉर्म करेगा। 3 तरह के। समझ आया आपको? कोई डाउट इसमें? अब आती है कॉन्सेलेटेड रेंज। चलो इसके बारे में समझाते हैं आपको। उसके लिए थोड़ा सा एक डेटा बनाते हैं। दो या 3 सीट पे डेटा डाल दिया। यहाँ पे मुझे चाहिए पुनीत का सेल चाहिए, जो कि इन दोनों में जो टोटल है उसमें से चाहिए। तो कॉन्सिलेट क्या करेगा? दोनों में से टोटल दिखा देगा, दोनों डेटा को कंबाइन कर देगा, और जहाँ जहाँ डुप्लीकेट दिखेगा वहाँ उसको सम कर देगा। इसको ऐड किया, जैसे हमने मल्टी सीट पाइवट लगाई थी ना, जस्ट उसी लाइक टॉप रो लेफ्ट कॉलम क्रिएट सोर्स। ये देखिए पुनीत 435, तो पुनीत का दो डेटा से यहाँ पे इस सबों का सम लिया है इसने, इस चीज़ को मिला के पुनीत का टोटल बनाया। हाँ बेसिकली क्या है कि आपके पास 2 डेटा है, इसमें पुनीत कई बार है, नाम कई बार है, और सेम दूसरे सीट में भी आपको सेम है कई बार है। आप चाहते हैं कि भैया पुनीत जो है इसके में जितने है उसका सम तो दिखाए, साथ में दूसरे सीट में भी जहाँ जहाँ है उसका भी सम इकट्ठा दिखाए। ठीक है ना? तो उस केस में हमने क्या किया, यहाँ पे कर्सर रखा कॉन्सोलेटेड में, और यहाँ पे हम दोनों सीट का रेफरेंस यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करके और ऐड कर दिया यहाँ से। ठीक है? ऐड करने के बाद यहाँ से आपको सम चाहिए तो सम सेलेक्ट कर लीजिए आप एंड ओके कीजिए। मतलब कि आपको सम लेफ्ट के अकॉर्डिंग करना था ना, इसलिए
लेफ्ट रो के अकॉर्डिंग करना था ना आपको। टॉप रो आपका हेडिंग होगा, उसको छोड़ना था। लेफ्ट कॉलम आपका हेडिंग है, उसको लेके आना था। लिंक, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि ये सम किसका किसका हुआ है। ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर में एक सिनेरियो मैनेजर है, इसको मैंने डीवीडी में बताया था अच्छी तरीके से, आपने नहीं देखा? और डीवीडी में देखिएगा, वहाँ बहुत अच्छा समझाया मैंने। कोई बात नहीं, लेना मुझसे, यही बाद में समझा दूंगा मैं, आप सब देख लेना, वहाँ समझ आएगा ठीक है, तो मैं समझा दूंगा। गोल सीक पता है? नहीं कुछ नहीं है। जैसे कि 20 है, 30 है, 40 है। अब इसका सम निकाला, सम 90 आया, लेकिन सम मुझे 100 करना था, मुझे टोटल 100 चाहिए। तो गोल सीक की मदद से आप क्या कर सकते हो कि मुझे यहाँ पे टॉप 100 चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे चेंजिंग मैं चलना चाहता हूँ इसमें, तो जितना कम रहा है उतना इसमें अपडेट कर देगा, और टोटल इतना ऐसा बना देगा ताकि इसका टोटल 100 है। ठीक है, डाउट इसमें? ओके, आगे बढ़े। वाट टेबल एनालिसिस के बाद यहाँ पे डेटा टेबल है, खास नहीं है, इसका यूज नहीं है, फिर बता देता हूँ आपको। ये टेबल बनाने का काम आता है। अब हो सकता है कोई अच्छा यूज हो इसका, लेकिन मुझे इसका अच्छा यूज पता नहीं है। डेटा टेबल क्या करेगा, इसको सिलेक्शन कर ली मैंने। अब इस पे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा, रिजल्ट यहाँ दे देगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, रिजल्ट यहाँ दे देगा। यही काम करेगा आपका, सेम पूरे इसी सीक्वेंस में पूरा दोहराएगा। अब बस इसमें आपको ये दोनों सीक्वेंस दे देना है, बस इनपुट रेंज ये दोनों, बस जो ऊपर जिसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है। क्लियर है? अब बारी आती है ग्रुप अनग्रुप की। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इस तरह ग्रुप देख रहे हो ना आप, इस तरह ग्रुप देख रहे हो, आप चाहते हैं कि नहीं एक ग्रुप ना रहे, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से इसको कर दो अनग्रुप, हट गया। ग्रुप रखना है तो वापस ग्रुप कर लो। सब टोटल सीखते हैं, लेकिन सब टोटल करने के लिए आपके पास डेटा जो है वो शॉर्टेड होना चाहिए। इसी के ले लेते हैं, कम ही लेते हैं, सही रहेगा। ठीक है, अब इसको डेटा को शॉर्ट कर लो। सबसे पहले डॉट शॉर्ट करना है, सब टोटल के लिए शॉर्ट करना जरूरी है। मैं प्रोडक्ट बाई शॉर्ट कर लिया, प्रोडक्ट बाई शॉर्ट करना है। अब सब टोटल क्या करेगा कि जैसे सीक्वेंस खत्म हुआ एक रो इंसर्ट करेगा, यहाँ पे इनका टोटल दिखा देगा। ठीक है, तो सब टोटल, इसमें आपको सम किसका करना है, कॉल ड्यूरेशन करना सम है, कुछ और करना है, और आपका प्रोडक्ट के हिसाब से चलना है। मैंने सब टोटल किसका ऐड करना है, प्रोडक्ट का, अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, लेकिन वो शॉर्टेड होना चाहिए। देन ओके, यहाँ पे देखा आपने एसेसरीज टोटल कर दिया, यहाँ पे यहाँ टोटल कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो एनालिसिस आ रहा है ये आपके पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐड इन्स है। रिव्यू में आते हैं, छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्ट पता ही रखता हूँ, शेयर वर्क भी पता है। जब आप जैसे ये फाइल मेरा क्लास फाइल जो खुला हुआ है, इस फाइल को मैं आप अपने दूसरे वाले सिस्टम पे खोलूँगा तो वहाँ पे रीड ओनली खुल देगा। जैसे एक फाइल कोई ओपन कर रखा होता है, सी ड्राइव का फाइल आप अगर ओपन करते हो तो रीड ओनली में दिखाता है। आप उसमें चेंज तो कर सकते हो, ओपन तो हो जाता है, चेंज करते हो लेकिन सेव नहीं होता है, क्योंकि रीड ओनली में है। आप चाहते हो कि मेरा एक ही फाइल पे 10 बंदा काम करे, तो उसके लिए आपको शेयर वर्कबुक करना पड़ता है। तो कैसे करोगे शेयर वर्कबुक? क्लिक करो, क्या हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी ये लिंक्ड है। फिर दूसरा फाइल करके दिखाता हूँ आपको।
एंड ओके। ठीक है, इसको सेव करना पड़ता है, बिना सेव किए नहीं होता है। और ट्रैक चेंजिंग क्या दिखाता है, सब सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस करते हैं सेव, वो सबको एडिट मोड में ओपन होगा। और ट्रैक चेंजिंग से बताएगा आपको किसने, अगर मान लो कि जहाँ जहाँ दूसरे बंदे ने सेव किया है ना, वो यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाएगा कि भाई यहाँ उसने चेंजिंग किया, पहले क्या था अब क्या आ गया। यहाँ पे एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करना तो रिजेक्ट करो। हाँ, लास्ट सेकेंड लास्ट दिखाता है। आपके सेव कर रहे हो आप, जो आपके पास जब आपने जब ओपन किया था तो क्या था, लास्ट टाइम सेव करने के बाद क्या आया है, अभी क्या आ रहा है वो दिखाता है। ठीक है, व्यू में भी कोई खास नहीं है, नॉर्मल चीज़ें है। क्या कमेंट्स था, इंसर्ट कमेंट वही है, कोई खास नहीं। व्यू भी आपका कोई खास नहीं है, ग्रिड लाइन हटा दो, फॉर्मूला आवर लगा दो, पेज के व्यूज है, फुल स्क्रीन है, कस्टम व्यू है कि आप खुद के एक व्यू बना लो, सेलेक्ट करके नेम डाल दी मैंने। क्या सर छोटी मोटी चीज़ें हैं सर, टाइम देंगे आगे चीज़ों पे, अच्छी चीज़ें है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं तो आप भी खुद सीख सकते हो, तो कोई खास चीज़ नहीं सीखना सर। छोटी मोटी चीज़ों पे तेज चलते हैं ना, जहाँ रुकना होता है वहाँ रुकेंगे ना। ठीक है, तो ये कोई खास नहीं है। तो मेनू बार हमने आपको एक एक मेनू बार खत्म कर दिया, आप देख लीजिएगा, जो मेनू बार समझ में नहीं आता है हम आपको समझा देंगे। ठीक है, अब इसमें बारी आती है एडवांस, इसमें जैसे हमने वैलिडेशन पढ़ा था ना, उसी में आपको एक एडवांस वैलिडेशन है, सीनियर में बाद में करा दूंगा। आप लोग पहले आप देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा मेरा, उसमें मैंने सीनियर कवर किया है, उसके बाद आपको लगेगा तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, सिनेरियो डेटा एनालिसिस के टूल्स है ना, आपको मैं पहले फार्मूले बता दूंगा, जिससे पहले फार्मूले जो फार्मूला नेस्टिंग जब सीख लोगे ना, तो सिनेरियो पे आपको सिनेरियो फिर सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे अच्छी चीज़ आप बना लोगे। ठीक है, सिनेरियो उसके लिए होता है जिसके फार्मूले की नॉलेज नहीं है, वो डिपेंडेंट है उसमें। अब क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम बताते हैं आपको एडवांस डेटा वैलिडेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ये तो कर ही सकते हैं इसके अंदर में कि इसमें कोई 14 नंबर या 15 नंबर से कम या ज़्यादा कोई टाइप ना कर सके, ये तो कर सकते हैं हम क्या। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें कोई डुप्लीकेट एंट्री ना कर सके, तो डुप्लीकेट एंट्री ना कर सके तो हमने इसमें क्या बोलते हैं, होम के अंदर में जो हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग था, तो उसमें हमने हाईलाइट डुप्लीकेट तो किया था, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हाईलाइट क्यों करें, मैं डाटा एंट्री नहीं डुप्लीकेट होने देना चाहता हूँ, समझ गए। तो उस केस में हम डेटा वैलिडेशन यूज करेंगे, पर प्रॉब्लम ये उठता है कि डेटा वैलिडेशन में कुछ ऐसा तो है नहीं, तो हमारे पास कस्टम है, मतलब कि इसमें अपने हिसाब के फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा काउंट इफ, पूरे इसको सेलेक्ट किया, कॉमा, लेकिन याद रखो जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो सिंगल सिलेक्शन, यहां पे करो इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, इसको सिलेक्ट किया, दैट रिजल्ट इज इक्वल टू 1। हमने ऐसा क्यों किया मैं समझाता हूँ। इसको कॉपी करो, जहाँ तक पेस्ट करना पेस्ट करो, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे वैलिडेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया, एंट्री ले लिया, नेक्स्ट 1 आपका एंट्री नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जब डेटा वैलिडेशन कब वर्क करता है, जब ये एंट्री आप डाल देते हो तब करता है। जैसे आपने एंट्री डाला, इसने चेकआउट किया कि काउंट इफ की रिजल्ट क्या है पूरे A/A में, तो A/A में A3 का रिजल्ट क्या आया, 2 आया, और यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर मैं फर्स्ट टाइम डालता हूँ तो क्या आता है, 1। समझे? डेटा वैलिडेशन कब वर्क करता है, जब आप एंटर मार देते तब, मतलब कि एक इनपुट हो चुकी है, तो अगर हम A3 पे इनपुट कर चुके हैं
तो ये चेक करेगा ना कि A3 पे जो इनपुट हुई है उसका काउंट इफ क्या है, तो काउंट में तो रिजल्ट 1 आएगा क्योंकि एक एंट्री हो चुकी है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू 1, यहाँ पे डबल एंट्री नहीं होगी। अब इसमें दो कंडीशन देने हैं कि डबल एंट्री भी नहीं होनी चाहिए और इसका लेंथ भी आपको 12 डिजिट से 9 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हा? सही है, तो कैसे करोगे, क्योंकि दिक्कतें होती है कि डेटा वैल्यूएशन के अंदर में आप एक बार में एक ही कंडीशन, एक ही डेटा वैल्यूएशन यूज कर सकते हो। कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं है कि आप एक के बाद देते जाओ। इसमें आपको विथ फॉर्मूला डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एंड फॉर्मूला डालेंगे क्योंकि दोनों कंडीशन रिक्वायर है, तो यहाँ पे डालेंगे एंड, और फिर यहाँ पे हम देंगे कॉमा लेन, LEN लेन, ब्रैकेट ओपन, इक्वल टू 9, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड ओके। देन कॉपी करो और जहाँ तक आपको रखना है वहाँ तक राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल डेटा वैलिडेशन। अब इसमें जैसे कि हमने यहाँ पे डाला एंट्री एक्सेप्ट नहीं लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लेगा, ना 9 से बड़ा ना 9 से छोटा, ना डुप्लीकेट। बट कॉपी पेस्ट करोगे तो ले लेगा, कहीं से कॉपी पेस्ट करोगे ना तो ले लेगा। एंड के अंदर में डाला था ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास अमाउंट है, मैं चाहता हूं अमाउंट में कोई टैक्स एंट्री ना कर सके, टैक्स एंट्री ना कर सके, इसके लिए हमारे पास क्या कंसेप्ट था, हमने इसमें किया था कंडीशन फॉर्मेटिंग में, टैक्स एंट्री ना कर सके इसके लिए हमने लगाया था यहाँ पे इज टैक्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, कस्टम इक्वल इज टेक्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पे इज नंबर दे दो, यहाँ पे मैंने दिया नंबर, डाला, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो छोटी मोटी चीज़ें होती रहेगी। एक नई चीज़ आपको इसमें हम बताते हैं। नई चीज़ क्या है कि हमारे पास इस वर्क को, इस एग्जाम्पल को मैंने कहीं पे लाइव किया था। एक कलेक्शन सेंटर था, वहाँ पे हम काम करते थे। तो उसमें क्या था कि जो फील्ड एग्जीक्यूटिव थे वो ओवर लेते थे हमसे, क्या बोलते थे, एडवांस सैलरी लेते थे, क्योंकि सैलरी में उनको टाइम लग जाता था। हम 1 तारीख को अटेंडेंस लेके हम बिल करते थे बैंक को, फिर बैंक हमें उसको अप्रूव करती थी, तो आप बैंक से पैसा आते आते 15-16 तारीख हो जाती थी, 20 का से पैसा मिलता था। बट उनके पास बाइक था, कन्वेंस था, तो सब सैलरी में इंक्लूड होकर आती थी, तो हमें देना पड़ता था क्योंकि काम तो करवाना है उनसे हमें, तो एडवांस सैलरी देना आता था। लेकिन एडवांस सैलरी लेने के लिए उनके पास एक लिमिट थी कि एडवांस सैलरी जो है वो 10,000 से ऊपर नहीं ले सकते थे, लेकिन 10,000 को 2-3 बार करके ले सकते थे वो। तो प्रोसेस क्या था कि पहले वो आते थे रिसेप्शन पे फॉर्म लेके फिल करते थे, फिर जो रिसेप्शन पे बैठता था वो बंदा या जो होती थी वो लेके जाती थी आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं HR के पास, या फिर जो ऑपरेशन देखता था फील्ड उसके पास, वो उसको अप्रूव करता था, देन जाता था डायरेक्टर के पास जो उसको मैंने फाइनल साइन करता था, फिर वो वाउचर साइन करके देता था। देन अकाउंट टीम जाके चेक करता था कि इसकी कितनी सैलरी देनी होगी, इसको देनी चाहिए। फिर वहाँ पे अगर लिमिट है तो चेक बनता था, नहीं लिमिट है तो वहीं पे रिजेक्ट हो जाता था। तो प्रॉब्लम क्या आता कि फिर रिसेप्शन से लेके HR से लेके फिर डायरेक्टर के वाउचर सिग्नेचर तक जो है ये प्रोसेस तो चलो लेंदी हो जाता था, ठीक है। अगर किसी का अमाउंट 6,000 बनना है, किसी ने 8,000 डाल दिया तो पंगा हो जाता था, फिर करेक्शन करवाओ, फिर नया वाउचर बनवाओ। तो हमने रिसेप्शन पे क्या किया कि भैया सबसे पहले आप इसमें डेटा एंट्री करोगे उसकी एम्प्लॉय कोड, अगर इसकी एम्प्लॉय कोड ये एक्सेल एक्सेप्ट कर लेता है, आफ्टर देन आपको
आगे प्रोसेस करना है, वरना यहीं पे आपको रिजेक्ट करना, ताकि पीछे का पूरा काम बच जाए। तो क्वेश्चन ये था कि मैंने एम्प्लॉय को यहाँ डाला, इसमें मैंने सैलरी डाली, ठीक है। फिर जैसे एम्प्लॉय को वापस 1 डाला, इसमें मैं 5000 डालूँ तो ले ले, जैसे 6000 डालूँ तो एक्सेप्ट ही ना करे। वापस 5000 एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं वापस यहाँ पे 1 डालूँ, चाहे इस कॉलम में कहीं भी 1 डालूँ तो एंट्री ले ही ना, क्योंकि 10,000 इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसके लिए भी हमने डेटा वैल्यूएशन यूज़ किए थे। तो कैसे किया था, मैं इस पे गया था, इस पे क्या बोलते हैं, डेटा वैल्यूएशंस कस्टम, फिर यहाँ पे किया था इक्वल टू सम इफ, इस पूरे को सिलेक्ट किया, कॉमा इसको सिलेक्ट किया, कॉमा इसको सिलेक्ट किया, और बोला इट्स ग्रेटर लेस देन 10,000, प्लस सम इफ की रिजल्ट 10,000 होनी चाहिए। फिर मैं इसको ओके करता हूँ। फिर इस पे भी सेम आया, डेटा वैल्यूएशंस यहाँ पे कस्टम, और फिर इस पे यहाँ पे लगाया, और इसमें यार लेस देन इक्वल टू 10,000, ठीक है। और फिर इसको कॉपी किया और नीचे की तरफ जहाँ तक डेटा चाहिए वहाँ तक पेस्ट स्पेशल एंड वैलिडेशन कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 डाला, एंट्री एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे सैलरी 5,000 डाला, एक्सेप्ट कर लिया, 10,000 डालो एक्सेप्ट कर लेगा, 11,000 डालो नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे 6,000 डाल दिया, फिर वापस 1 डालूंगा, एंट्री ले लेगा, वापस 4,000 डालूंगा, यहाँ पे एंट्री ले लेगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 4,500 डाला तो एंट्री नहीं लेगा। और इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, इक्वल टू डाला था, ताकि 10,000 तक ले ले, क्योंकि अगर लेस देन डालते तो यहाँ पे मैं यहीं तक वैल्यू डाल पाता, 4,000 नहीं डाल पाता। और यहाँ पे लेस देन ही इसलिए डाला था कि यहाँ 10,000 हो चुके हैं, अब मैं यहाँ पे एंट्री डालूँ तो एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। आया समझ में कंसेप्ट। अब एक नई चीज़ और सीखते हैं। लिस्ट मैंने थोड़ा देर पहले बताया, लिस्ट में क्या है कि मेरे पास सिटीज कुछ इस तरीके से है, दिल्ली, नोएडा। अब दिल्ली का सेक्टर, दिल्ली के जो एरिया है उसके नाम कुछ इस तरह से है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, ठीक है, एनसीआर। और नोएडा का जो सेक्टर है, नोएडा का जो एरिया है, यहाँ डाल दी मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे सिटी है, यहाँ पे एरिया है। सिटी के लिए मैं डेटा वैल्यूएशन में गया, लिस्ट पे गया और इसको सिलेक्ट कर लिया, आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि एरिया में दिल्ली है, इसका लिस्ट है। अब मैं चेंज करूँ, नोएडा करूँ तो यहाँ पे नोएडा आ जाए। तो इसके लिए क्या करूँगा, इनका नाम जो है डिफाइन करूँगा और सेम उसी तरीके से करूँगा दिल्ली, ठीक है। और इसका नाम डालूंगा नोएडा, सेम नेम स्पेलिंग होनी चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे डेटा वैल्यूएशन डालूंगा, लिस्ट में जाऊँगा और इक्वल टू क्या करूँगा, हाँ B1 तो ऐसे होगा, इनडायरेक्ट के अंदर जाएगा। B1 में जो नोएडा डाला हुआ है तो टेक्स्ट है, इनडायरेक्ट उसको कन्वर्ट करेगा रेंज में। आ गया। हमने इनडायरेक्ट किया, देखिए दिल्ली यहाँ पे टेक्स्ट डाला हुआ है और दिल्ली नाम का ऑलरेडी हमारे पास क्या बना हुआ है, एक रेंज बना हुआ है, डिफाइन नेम बना हुआ है। हमने नेम यहीं से डिफाइन कर दिया, आप यहाँ से भी कर सकते हो। हाँ हाँ जी कर सकते हो, ठीक है। तो डेटा वैल्यूएशन में हमने क्या किया, यहाँ पे दिया, सॉरी यहाँ पे क्या दिया, इनडायरेक्ट E3।
इनडायरेक्ट क्या करेगा, E3 किससे वैल्यू उठाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा दले नाम के रेफरेंस में, जो कि कौन सा है, ए है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो यहां से इसने दिल्ली उठा लिया, यहां से इसके नोएडा उठा लिया। मैंने क्या किया, पहले हो गया, मैंने इसको यहाँ पे ले लिया नॉर्मल लिस्ट से ले लिया। फिर जहाँ जहाँ दिल्ली का जो एरिया है उसका नाम मैंने दिल्ली रख दिया, नोएडा का नाम मैंने नोएडा रख दिया। फिर दूसरे वाले पे गया, रिलेशन में लिस्ट ही लिया, लेकिन इस पे मैंने क्या किया, इनडायरेक्ट के जरिए रेफरेंस दे दिया। ठीक है, इससे हमारा आ गया। ये आपका था एडवांस डेटा वैलिडेशन। इसमें इसी तरह से और भी जो फॉर्मूले का मेथड है अब यूज कर सकते हो, जो भी फॉर्मूले मेथड है उसको। किसी और शीट पे भी रख सकते हो आप, किसी और शीट पे रख सकते हो, विथिन फाइल होने चाहिए, अदर फाइल पे नहीं। नेम में था विथिन फाइल चलता है, अदर फाइल नहीं चलता। आई थिंक अदर फाइल भी चल जाए, आप लिख करके देखिएगा। मैंने किया नहीं है, आप लोग करके देखिएगा, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर उसके अलावा भी और भी आगे ऑप्शन पढ़ाऊंगा मैं, कॉम्बो बॉक्स वगैरह, एक कॉम्बो बॉक्स वगैरह पढ़ाऊंगा मैं आपको, जिसमें आप कंट्रोल जाकर साइन कर सकते हो आप। ये रहा ना, यहाँ सेल के लिंक देगा, यहाँ पे फिर से रेंज बनेगा, फिर दूसरे वाले में उससे जाएगा, तो आगे बताऊंगा ये चीज़ें। ठीक है, तो हम मेनू वाला ख़त्म कर चुके हैं, तो आज मैं इतना ही रखता हूँ। रिकॉर्डिंग ले लो, देख लो, कल अच्छे फॉर्मूले थे, और डेट एंड टाइम के सारे फॉर्मूले थे। तो हम नेक्स्ट क्लास में हमारा स्टार्ट होगा डायनेमिक क्या बोलते हैं, नेक्स्ट सैटरडे आपका एरे होगा। सैटरडे एरे कवर हो गया तो ठीक है, अगर कवर हो गया तो मैं संडे को डायनेमिक चार्ट करा दूंगा, नहीं तो फिर एरे ही चलेगी। ठीक है, आप लोग आपको एक्सेल 2010 का फॉर्मूले का बुक मिला होगा PDF में, नहीं मिला है तो मैं आपको दे देता हूँ। एक बुक है, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, मिल भी जाएगा आपको। आगे की जो पढ़ाई लिखाई होगी अब मैं उसी बुक से ही कराऊंगा, अगली आपकी जो क्लासेज होगी 2-3 क्लासेज उसी से होगी। एक्सेल 2010 फॉर्मूला विथ जॉन वाकनविच। बहुत अच्छा राइटर है, अगर हो सके तो आप इसको परचेज भी कर लीजिएगा। एक मिनट, कौन सा, ये ना, नहीं तो नहीं है ना, ये PDF नहीं है ना, ये रहा ना। ठीक है, मैं भेज देता हूँ यहाँ पे, आप लोग इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसमें एक इसका एरे फॉर्मूला का चार्ट है, उसको कर लीजिएगा आप लोग।